चीन नेपाल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट को लेकर अभी चर्चा चल रही है। सबसे पहले आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए होता क्या है और इंटरनेशनल रिलेशन में इसका इफेक्ट या इम्पैक्ट क्या जाता है। देखिए, एक बार पहले चर्चा भी किया है कि इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसमें मुख्य रूप से दो प्रकार की ट्रेड पॉलिसी होती है। एक होता है फ्री ट्रेड, जिसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोला गया, और दूसरा है प्रोटेक्टिव ट्रेड एग्रीमेंट। तो सबसे पहले फ्री ट्रेड होता क्या है इसके बारे में समझेंगे, और प्रोटेक्टिव ट्रेड क्या है इसके बारे में समझेंगे, और यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि इससे नेपाल तथा चीन दोनों देशों को क्या लाभ और क्या नुकसान हो सकता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो देशों के बीच होने वाला एक व्यापारिक समझौता है जिसमें आयात निर्यात पर लगने वाला टैरिफ या सीमा शुल्क को कम या समाप्त कर जाता है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाना और वस्तुओं का आवागमन आसान बनाना होता है। यानी नेपाल चीन को भेजेगा और चीन नेपाल को भेजेगा। अब असली मुद्दे पर आते हैं। क्या चीन दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। उसे अपने उत्पाद बेचने के लिए लगातार नए बाजारों की आवश्यकता होती है। नेपाल उसके लिए एक नया और संभावित बाजार है। यदि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होता है तो चीनी सामान बहुत कम या बिना शुल्क के नेपाल पहुंचने लगेंगे। इससे नेपाल में चीनी वस्तुएं सस्ती होगी, उपभोक्ताओं को कम कीमत पर, यानी नेपाल के जो लोग हैं उन्हें कम कीमत पर अधिक विकल्प मिलेंगे। नेपाल का जो अधिकांश व्यापार है वो भारत के साथ होता है। जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने के बाद नेपाल को भारत के अलावा व्यापार के लिए नए विकल्प मिल सकते हैं और होना भी चाहिए। साथ ही चीन की जो बीआरआई यानी बेल्ट और रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है को भी मजबूती मिल सकती है, जिससे नेपाल में सड़क, रेल और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास तेज हो सकता है। लेकिन जो असली मुद्दा क्या है, इसके साथ कई चुनौतियां भी है। नेपाल का उद्योग चीन की तुलना में बहुत छोटा उद्योग है। यदि सस्ते चीनी उत्पाद बड़ी मात्रा में नेपाल के बाजार में आने लगेंगे तो नेपाली उद्योग और फैक्ट्रियां प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगी। कम लागत के कारण चीनी कंपनियां सस्ते दाम पर सामान बेचेगी, जिससे लोग नेपाली वस्तुओं की बजाय चीनी सामान खरीदना पसंद करेंगे। इससे स्थानीय उद्योगों के बंद होने और रोजगार घटने का खतरा बढ़ सकता है। लंबे समय में नेपाल चीनी वस्तुओं पर अधिक निर्भर हो सकता है। इसी कारण नेपाल सरकार को एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, और इसी कारण से वो वक्त ले रही है। जिन क्षेत्रों में नेपाली उद्योग अभी विकसित नहीं है या जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है, उन्हें एफटीए से बाहर रखा जा सकता है। संभवतः यही कारण है कि नेपाल सरकार इस समझौते पर जल्दीबाजी से निर्णय नहीं ले रही है। एफटीए का एक बड़ा आर्थिक प्रभाव ट्रेड डेफिसिट का भी होता है। ट्रेड डेफिसिट तब होता है जब कोई देश अपना सामान आयात यानी इंपोर्ट करता है और उससे कम मूल्य का निर्यात यानी एक्सपोर्ट करता है। उदाहरण के लिए, यदि नेपाल चीन से 1000 करोड़ रुपए का सामान खरीदता है और चीन को केवल 200 करोड़ रुपए का सामान बेचता है तो ट्रेड डेफिसिट है 8800 करोड़ का ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा होगा। यदि स्थिति इसके विपरीत होती यानी निर्यात आयात से अधिक होता तो उसे ट्रेड सरप्लस यानी व्यापार अधिशेष कहा जाता है। यदि नेपाल का व्यापार घाटा लगातार बढ़ता रहा तो चीन के व्यापार, निवेश और ऋण पर अधिक निर्भर हो सकता है। इससे भविष्य में उसकी आर्थिक और रणनीतिक स्वतंत्रता प्रभावित होने की आशंका हो रहेगी। हालांकि नेपाल यदि एफटीए का सही ढंग से उपयोग करे तो वह अपने हस्तशिल्प,
जड़ी बूटियां, कृषि उत्पाद, चाय, कॉफी, इलायची जैसी वस्तुएं, जो स्थानीय वस्तुएं हैं, चीन सहित अन्य देशों में नए बाजार ही बना सकता है। इससे नेपाली निर्यात बढ़ेगा और व्यापार संतुलित रहेगा। चीन नेपाल एफटीए नेपाल के लिए अवसर भी है और चुनौती भी है। यदि नेपाल अपने घरेलू उद्योगों की रक्षा करते हुए संतुलित व्यापार नीति अपनाता है और केवल एक देश पर निर्भर होने के बजाय भारत, चीन तथा अन्य देशों के साथ संतुलित आर्थिक संबंध बनाए रखता है, तो वह एफटीए का लाभ उठा सकता है। अन्यथा अत्यधिक व्यापार घाटा और विदेशी निर्भरता नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकाल में जोखिम बन सकती है। इसलिए नेपाल सरकार इस पर गंभीरता से सोच रही है, क्योंकि किसी एक देश पर अधिक निर्भर होना उचित नहीं होगा। और नेपाल की जो पॉलिसी को जहां तक मैंने समझा है, ये बैलेंसिंग पॉलिसी है, पूर्ण रूपेण नेपाल पर यानी निर्भर नहीं हो, चीन पर निर्भर नहीं होगा। और नेपाल सरकार ये भी चाहेगी कि जो स्थानीय वस्तुएं हैं उसका संरक्षण प्राप्त करे। इसके लिए नेपाल को एक काम करना होगा, नेपाल को विदेशी बाजार में अपनी वस्तुओं को लॉन्च करनी होगी, यानी वहां के लोगों को इसकी जरूरतें पैदा कर दे और वहां के लोग मजबूरन उसकी सामान को खरीदने लगे। ऐसी परिस्थिति में इनका व्यापार जो डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट है वो भी नहीं होगा और इनका बाजार विदेशों में पनपने लगेगा। होता क्या है कि ऐसी परिस्थिति में जब कोई देश अपनी वस्तुएं बेचता है, सस्ती करके दूसरे देश को डालता है, तो दूसरे लोग देशों को उनकी चीजें अच्छी लगने लगती है। धीरे धीरे वहां के उद्योग जो पहले से फलीभूत थे वो कमजोर होते जाता है और बंद हो जाते हैं। और जब वो जो बड़ी कंट्री है जो मैन्युफैक्चर है वो रोकता है, यानी वस्तुओं की सेवाएं देने से रोकता है, तब वहां आंदोलन या आक्रोश पैदा होगा, क्योंकि जरूरत की चीजें आम जनता को नहीं मिल पाएगी। इसलिए नेपाल सरकार शायद इस पर जरूर सोच रही होगी कि हम अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षण कैसे प्राप्त करें। यानी फ्री ट्रेड पॉलिसी तो करना चाहेंगी, लेकिन सारी वस्तुओं पर नहीं करनी चाहिए और शायद नहीं करेगी। और अपना बाजार बनाए। अपना बाजार बनाने का मतलब है कि जो नेपाल की वस्तुएं हैं वो दुनिया में इस तरह से अपनी पॉलिसी लाएं और दुनिया में अपनी वस्तुओं का प्रचार प्रसार करें कि नेपाली वस्तुएं पर लोग निर्भर होने लग जाए और उनकी वस्तुएं वहां सस्ती दर पर मिले। लोगों की आदत हो जाएगी विदेशों में, फिर नेपाल की वस्तु की डिमांड करेंगे। तो इन सारी चीजों को ध्यान में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रखना होता है। थैंक यू। आपको कुछ बातें हो तो जरूर कमेंट करिए।